My name is Dr. Ashok Kumar Gadia. I am by profession chartered accountant. I started my practice in 1986. तीन 3000 बच्चे कश्मीर के इलाके पढ़ा चुका हूँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, क्योंकि मेरे मन में यह था कि मैं बंदूक उठाकर बॉर्डर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं उन लोगों को बंदूक हटाकर उनके हाथ में कलम दे सकता हूँ। तो 3000 बच्चों का भी हाथ में मैंने कलम पकड़ा दिया। जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं उसको हम अवसर में परिवर्तित करें। तकलीफ़ें तो आती ही रहेगी, अभाव भी हमेशा रहेगा, लेकिन उसी में से रास्ता निकालना होता है। ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर पे विश्वास रखें और अपनी मेहनत करते रहें, रास्ता अपने आप निकलता है। जो हमें समाज ने दिया है, अपने जीवन काल में समाज को वापस देना। जो कुछ भी हमारे पास है वो समाज का दिया हुआ है। मेरा जन्म जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में मंदसौर ज़िले में नीमच एक जगह है छोटी सी। मेरे नाना जी वहीं रहते थे, मेरा जन्म वहीं हुआ। वैसे मेरा गांव बांसी है, ज़िला चित्तौड़गढ़। मेरी जो बचपन जो है वो मेरे गांव में बीता। अपने गांव में गुल्ली डंडा खेलते थे और एक गेम होता है जो क्रिकेट जैसा होता है, लेकिन उसमें दड़ी से खेला जाता है, वो बॉल से खेला जाता है। तो सितोलिया खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी गांव की ज़िंदगी, पॉल्यूशन फ्री, मस्त मलहट ज़िंदगी। खूब खाना पीना, दौड़ना कूदना, तैरना। तालाब था बहुत अच्छा, उसमें तैरते थे, बचपन में ही तैरना सीख गए थे। तो यही सब ज़िंदगी थी। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, आज भी मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक वहीं पढ़ा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसी, फिर पढ़ने चला गया चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। कक्षा 9 में वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद मैं उदयपुर चला गया पढ़ने। 10वीं 11वीं मैंने उदयपुर में पढ़ा। उन दिनों 12th नहीं होती थी, 11 के बाद सीधा कॉलेज होता था। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, चित्तौड़गढ़ वापस आ गया। तो मैंने 3 साल BCom किया और 1979 जुलाई में मैं यहाँ आ गया दिल्ली। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की दिल्ली में, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की और लॉ की पढ़ाई की, और फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। CA करते हुए बहुत संघर्ष किया। पहले तो CA करना ही अपने आप में एक बड़ा काम था, और क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से आए थे, सारा CA अंग्रेजी में होता था। उन दिनों कोई कोचिंग वोचिंग की सुविधा नहीं थी, तो खुद ही पढ़ना, और वो भी इंग्लिश में पढ़ना सारा, तो बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन वो भी सब किया। फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। ट्रेनिंग में सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 7 बजे 8 बजे वापस आते थे घर पे। फिर खुद ही खाना बनाना, क्योंकि इतना पैसा भी जेब में नहीं था कि हम होटल अफोर्ड कर सके, रोज़ रोज़ होटल का खाना खा भी नहीं सकते। जब पास हो गए तो मुझे एक बहुत बड़ा सानिध्य मिला। श्री रामफल बंसल, RP बंसल सीनियर एडवोकेट थे। 2 साल मैंने उनके अंडर में काम किया CA होने के बाद, और उनसे पूरा जो लिटिगेशंस हैं, कोर्ट में कैसे अपेयर होना है, रिटर्न सबमिशंस कैसे बनाने हैं, प्लीडिंग्स कैसे करनी है, वो सब सीखा, और उनका बहुत आशीर्वाद मिला। और मैंने बहुत मेहनत की। मैं सुबह 9 बजे उनके पास पहुंच जाता था और रात के 11 बजे घर जाता था, और संडे भी वर्किंग था। 2 साल में वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अपना नया बाज़ार का ऑफिस मुझे दे दिया कि तू यहीं बैठ और यहीं प्रैक्टिस कर। कि जब मैंने प्रैक्टिस के 10 साल पूरे हो गए, मैंने 86 में प्रैक्टिस शुरू करी थी, 96 हो गया। 10 साल में हमने काफ़ी काम खड़ा कर लिया। मेरे एक पार्टनर हैं अशोक सिंगल, वो मेरे साथ ही ट्रेनिंग करते थे, तो हम दोनों पार्टनर ने अनिल अशोक एंड एसोसिएट्स, तो उनका नाम भी अशोक, मेरा नाम भी अशोक। एक हमारे दोस्त थे अनिल गुप्ता, फिर उन्होंने अलग फर्म बना ली, तो बाकी पर हमने अपना नाम चेंज नहीं किया, वही रखा, अनिल अशोक एंड एसोसिएट्स। हमने 10 साल पूरे किए। जब अपनी प्रैक्टिस के, तो हमने कहा कि हमने पैसे वैसे तो ठीक कमा लिए, क्लाइंट्स भी अच्छे हो गए, लेकिन मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होता था।
ये लगता था कि हमने समाज के लिए तो कुछ किया नहीं। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी पढ़ाई की, लेकिन हम समाज में क्या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे मन में विचार आया कि क्या किया जाए समाज के लिए। तो हमने कहा कि एक शिक्षण संस्थान चालू की जाए, क्योंकि इस देश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा देना, उनको रोजगारपरक शिक्षा देना और उनको राष्ट्रीय संस्कारों के साथ, सामाजिक संस्कारों के साथ और अपने पैरों पर खड़े कर देना, आत्मनिर्भर बना देना, यही हमारा उद्देश्य था। तो इसलिए हमने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करी। ये वाला जो कॉलेज जहाँ अपन बैठे हैं, ये हमने 97-98 में शुरू किया था। इसका नाम मेवाड़ इंस्टीट्यूट है, मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट, ये 2 इंस्टीट्यूट चलती है और शॉर्ट में हम इसको मेवाड़ इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो ये हमने शुरू किया। हमने कहा कि एक तो रोजगारपरक शिक्षा, आत्मनिर्भर बनाना और देशभक्त बनाना। तो हमने यहाँ पर सभी कार्यक्रम किए, यानी कि हाँ, हर महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, यानी नौजवान बच्चों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, हमारे देश, हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रति सम्मान का भाव, समाज के प्रति संवेदनशीलता का भाव उनमें पैदा हो। यहाँ 3000 बच्चा पढ़ता है। और हमने कौन से बच्चों को पढ़ाया? हमने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को ही टारगेट किया। तो उन बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया और फीस रखी बहुत कम, जिससे कि वो अफोर्ड कर सके। ये पैसे वालों के लिए कॉलेज नहीं है, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं और पुअर क्लास के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कॉलेज है। 3000 बच्चे, और यहाँ सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिसमें BBA है, BCA है, BCom है, BSc है, MSc है, लॉ 3 ईयर्स है, लॉ 5 ईयर्स है, B.Ed है, DLED है। ये कोर्सेज यहाँ चलते हैं। मेरे पिताजी यहाँ आए तो उन्होंने कहा यहाँ इतना अच्छा कॉलेज चलाते हो, एक अपने जहाँ अपन जन्मे वहाँ पे भी चालू करना चाहिए। तो फिर वहाँ हमने गर्ल्स के लिए एक कॉलेज शुरू किया, जहाँ 1000 बच्चियाँ पढ़ती हैं और वहाँ पर भी वही है। फिर हमने 2008 में यूनिवर्सिटी बनाई, मेवाड़ यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी जो है आज वहाँ पे चित्तौड़ में ही, चित्तौड़ भीलवाड़ा रोड पे 50 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। 10,000 बच्चा वहाँ पढ़ता है। और आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि टोटल 14,000 बच्चों में से 3,000 यहाँ, 1,000 गर्ल्स कॉलेज में और 10,000 बच्चा यूनिवर्सिटी में। 14,000 बच्चों में 75% बच्चा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है। और इस 75% में 90% बच्चा जो है वो रूरल एरिया से है। हमारे यहाँ 29 राज्यों के बच्चे हैं और 450 विदेशी बच्चे हैं। मेरे दादाजी का नाम हीरालाल जी गदिया था। मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैं छोटा था, 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं कपड़े की दुकान पे जाके बैठ जाता था। तो वो मुझे बैठने नहीं देते थे और वो ये कहते थे कि इस दुकान पे नहीं बैठना है, तुम्हें पढ़ाई करके आगे जाना है। और सच्ची बताऊं तो उनकी प्रेरणा से ही मैं पढ़ा और मैंने गांव छोड़ा, फिर मैं चित्तौड़ आया, उदयपुर गया और फिर दिल्ली आ गया। हमारी दादी जो है उनका नाम बादाम बाई था, लेकिन मुझे बहुत धुंधली याद दादी की है। और वो हम लोगों को बहुत प्यार करती थी और साफ़ सफाई उन्हें बहुत पसंद थी। वो खुद इतना साफ़ रहती थी और पूरा घर चमका के रखती थी। और जो हमारी पानी पीने की जगह है ना, वहाँ पर वो किसी को जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि तुम इधर उधर से खेल के आते हो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तो तुम्हें पानी चाहिए तो मैं ला के दूँगी। इसी तरीके से वो किचन में भी हमें नहीं घुसने देती थी। मेरे पिताजी का नाम नंदलाल गदिया है, लेकिन वो एक बहुत ही सीधे साधे व्यापारी थे। बहुत छोटी सी हमारी एक कपड़े की दुकान थी गांव में ही, और वो सामाजिक कार्य करते थे। गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। गांव में मंदिर बनवाना, हमारे गांव के पास नदी है उसमें घाट बनवाना, हमारे यहाँ जो शमशान घाट है उसकी बाउंड्री बनवाना, उसमें शेड बनवाना, और जो हमारे गांव के आसपास जो आदिवासी इलाका है, बेसिकली सब उनके वही ग्राहक थे। तो वो उनकी सेवा करने में ही लगे रहते थे। मेरी माताजी का नाम कमलाबाई है और उनसे बहुत संस्कार मिले। मेरी माताजी ने हमको बहुत संस्कार दिया, शिक्षा दी। एक तो वो आध्यात्म का बड़ा उनमें था, तो वो कल्याण पढ़ती थी, गीता गोरखपुर की। और कल्याण के पीछे कुछ प्रेरक स्टोरीज आती हैं, आज भी आती हैं। वो स्टोरीज वो हमको पढ़ के सुनाती थी और उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली, देशभक्ति की प्रेरणा मिली, समाज सेवा की प्रेरणा मिली।
फादर का संस्कार दो बातें थी। हमारे परिवार में हमारे दादाजी और पिताजी का एक ही कहना था कि हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो उनका था, जो हमें समाज ने दिया है, अपने जीवन काल में समाज को वापस देना है। जो कुछ भी हमारे पास है वो समाज का दिया हुआ है, इसलिए जाते हुए समाज को ही दे जाना है। हम लोग 3 भाई हैं। मेरे बड़े भाई गोविंद जी हैं, उनका नाम गोविंद लाल गदिया है। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मार्बल और ग्रेनाइट्स का काम है और वहाँ चित्तौड़गढ़ में मार्बल एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरे छोटे भाई हैं राधा कृष्ण गदिया, वो भी मार्बल के व्यापारी हैं और उनका भी मार्बल और ग्रेनाइट की फैक्ट्री है। हम तीनों भाइयों में बहुत अच्छा संबंध है और हम आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा है हम में और हम अच्छे से रहते हैं। मेरी शादी 22 जनवरी 1987 को हुई। मेरी वाइफ का नाम आशा है और वो हमेशा मुझे सहयोग करती रही। सारा घर वही संभाला, दोनों बच्चों को उसने पाला। मेरे 2 बेटे हैं। वो एक पारिवारिक महिला है, आध्यात्मिक महिला है और सेवा भाव है और अपने परिवार को खुश रखने के लिए वो सब कुछ त्याग करती है। बड़े वाला बेटा अर्पित की शादी हुई किशनगढ़ में। उसकी जो वाइफ है उसका नाम है अनोखी। वो भी सीए फाइनल में है, सीएस फाइनल दोनों किया हुआ है। वो अब पीएचडी कर रही है और उन दोनों का एक बेटा है, उसका नाम है अद्वैत। वो हमारा पोता है, अभी 3 साल कंप्लीट किए हैं उसने, अब स्कूल जाएगा वो। छोटे वाला बेटा है अमित, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी वाइफ निधि, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन दोनों का एक बेटी है, अन्विका नाम है उसका, अभी 6 महीने हुए हैं उसको। मेरे जीवन में मेरे प्रेरणा स्रोत शुरुआत में मेरी माँ, फिर उसके बाद हमारे यहाँ गुणवंत सिंह जी भाई साहब थे, जो संघ के प्रचारक थे आरएसएस के। उन्होंने मुझे बहुत शिक्षित किया। फिर जब यहाँ दिल्ली में आ गए तो 3 लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। उनमें एक रामफल बंसल जी थे, एक डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जो राज्यसभा मेंबर रहे और एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। उससे पहले वो दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव थे, और एक राम बहादुर राय जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन 3 लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। मैं चैलेंजेस को अवसर के रूप में देखता हूँ, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं उसको हम अवसर में परिवर्तित करें। घबराने से काम नहीं चलता है, हाथ पैर डालने से काम नहीं चलता है। तकलीफ़ें तो आती ही रहेगी, अभाव भी हमेशा रहेगा, लेकिन उसी में से रास्ता निकालना होता है। ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर पे विश्वास रखें और अपनी मेहनत करते रहें, रास्ता अपने आप निकलता है। मैं भगवान में ये मानता हूँ कि देखिए, एक अदृश्य शक्ति तो है जो हम सबको संचालित करती है। प्रकृति है और प्रकृति के ऊपर भी एक अदृश्य शक्ति है। बहुत काम तो प्रकृति अपने आप करती है, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो ईश्वर ही कर सकता है। तो ईश्वर है और वो मैं ईश्वर विश्वासी हूँ, अध्यात्म में भी विश्वास करता हूँ। मेरी ड्राइविंग फोर्स ये है कि मैं जो इन नौजवान बच्चों में काम करता हूँ तो मुझे अपनी उम्र का ख्याल ही नहीं आता। जब नौजवानों के बीच में बैठते हैं तो हम अपने आप को जवान महसूस करते हैं। और मेरा तो लक्ष्य ये है कि मैं ठीक है समुद्र में एक बूंद की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही ब्रह्मांड है। ये जो मेरे पास 14-15 हज़ार बच्चों का जो बड़ा ग्रुप है, मैं उन सब को पढ़ा दूँ, लिखा दूँ, ट्रेनिंग करा दूँ, अच्छा काम के साथ जोड़ दूँ, देशभक्ति का पाठ पढ़ा दूँ, समाज के प्रति संवेदनशील कर दूँ और एक जिम्मेदार नागरिक बना के समाज को दूँ। और यही जो मेरी उत्कंठा इच्छा है, यही मुझे इतना एनर्जी रखती है, जवान बनाए रखती है। मुझे संगीत का बहुत शौक़ है। मेरी यूनिवर्सिटी में संगीत डिपार्टमेंट है, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, ड्रामा है, पेंटिंग्स है। मुझे बहुत अच्छी रुचि है। मैं संगीत में बहुत रुचि लेता हूँ। फ़िल्म कई सालों से मैंने देखी नहीं, क्योंकि मुझे समय नहीं होता फ़िल्म देखने का। हाँ, बहुत पुरानी फिल्म मुझे याद है जो मैंने देखी थी, तो उपकार मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मनोज कुमार की। कन्हैयालाल सेठिया ने पीतल और पाथल कविता लिखी थी महाराणा प्रताप पर। तो महाराणा प्रताप बोलते हैं, ये महाराणा प्रताप का मुँह लड़ियो गणो, मुँह सेयो गणो।
यानी कि मैं बहुत लड़ा, मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई। मेवाड़ी आन बचावन ने, इस मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मैं पाछ नहीं राखी रण में, यानी कि मैं रण में युद्ध के मैदान में पीछे नहीं रहा। बेरियारो खून बहावन ने, दुश्मनों का खून बहाने में भी पीछे नहीं रहा। जब याद करूं हल्दी घाटी ने, जब हल्दी घाटी को मैं याद करता हूँ, जब याद करूं हल्दी घाटी ने, नैना में रगत उतरावे, यानी कि आँखों में खून उतर जाता है। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, यानी कि चेतक जो शहीद हुआ उसमें, तो महाराणा प्रताप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोए, पहली बार रोए जब चेतक उनके हाथ से चला गया। मैं महापुरुषों की जीवनी पढ़ता हूँ, उसमें मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे दो महापुरुष बहुत करीब हैं मेरे, एक स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, और तीन महापुरुष जो मुझे देते हैं प्रेरणा, महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। मैं पूरे देश भर में सब जगह घूमा हूँ, देश का कोई कोना नहीं जो मैं नहीं गया हूँ। विदेशों में मैं यूरोप गया हूँ और अमेरिका जाना बाकी है, और मैं कोरिया गया हूँ। मुझे कोरिया बहुत अच्छा लगा और मैं जापान जाना चाहता हूँ। जापान भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैं नाइजीरिया गया, जाम्बिया गया, युगांडा गया, और भी कई कंट्रीज़ में गया। लेकिन नाइजीरिया में हम गए और उसके बाद नाइजीरिया में 7-8 बार जा चुका हूँ। हमने वहाँ यूनिवर्सिटी भी बनाई है और वहाँ अभी उस यूनिवर्सिटी में, मेवाड़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 2000 बच्चा पढ़ रहा है। मनुष्य जीवन जो है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और पशु और मनुष्य में एक ही फ़र्क है कि मनुष्य को ईश्वर ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है, और इस सोचने समझने की ताकत के साथ ही भगवान ने उस पर कुछ कर्तव्य भी डाले कि जब मैंने तुम्हें एक अनुपम कृति बनाया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान की ये अनुपम कृति है। बहुत सारे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये अनुपम कृति है। इस अनुपम कृति के नाते भगवान ने जिम्मेदारी भी सोची है। वो ये कही है कि तुम ही हो जो इस देश की, इस जगत की प्रकृति को, इस जगत के जीव जानवर को, इस जगत के वातावरण को और इस जगत के और अन्य लोगों को की रक्षा करोगे, उनका विकास करोगे और उनको साथ लेकर चलोगे। हमारे यहाँ 75% बच्चा SC, ST, OBC माइनॉरिटी का है और उनका 50% फीस हम बेयर करते हैं। 50% में से 25% बच्चा देता है और 25% सरकार देती है। साल के लगभग 15 करोड़ रुपए की हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अब तक मैं 3000 बच्चे कश्मीर के इलाके पढ़ा चुका हूं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, क्योंकि मेरे मन में यह था कि मैं बंदूक उठाकर बॉर्डर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं उन लोगों को बंदूक हटाकर उनके हाथ में कलम दे सकता हूँ। तो 3000 बच्चों के अभी हाथ में मैंने कलम पकड़ा दी, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ले आया। वो भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो अपने देश के महापुरुषों को अपने महापुरुष मानने लगे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जो मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जितने बच्चे पढ़ते हैं, मैं उन सबको अपने बच्चे मानता हूँ। तो मेरे 14,000 बच्चे हैं, मैं इस माने में बहुत भाग्यशाली, और मैं उन सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये टाइम तुम्हारा है। भारत विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी का देश है। अभी हमारे देश में 75 करोड़ युवा है और ये 20 साल तक हम युवा आबादी के देश रहेंगे। ये 20 साल हमारे लिए चैलेंजेज है। अगर हमने अपने युवाओं को ठीक से पढ़ा दिया, लिखा दिया, प्रशिक्षित कर दिया और संस्कारित कर दिया और उनको काम धंधे लगा दिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 50 साल में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक पावर ताकत होंगे और विकसित राष्ट्र होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और ये आपका एक बहुत अच्छा आइडिया है, नोवेल आइडिया है। मुझे लगता है कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़ेगा और हम सब लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, और हम ही नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि आगे से आगे उसको करें, क्योंकि ये एक यूनिक काम, अप्रत्याशित काम आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई।
Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel